सच्ची और प्रमाणित खबर। नेपाल, वो मुल्क जिसे हिमालय की गोद में शांति का प्रतीक माना जाता था, आज बारूद की तरह जल रहा है। संसद के दरवाजों से लेकर राष्ट्रपति भवन की दीवारों तक आग और आक्रोश की लपटें नजर आ रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सोशल मीडिया पर लगा एक बैन पूरे मुल्क को हिला सकता है, या इसके पीछे और भी गहरे जख्म हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता का टूटा हुआ भरोसा। आज हम आपको नेपाल की इस बगावत का पूरा सच बताएंगे। क्यों सड़कों पर उतरे लाखों नौजवान, क्यों गिरी प्रधानमंत्री ओली की सरकार और क्यों जन आंदोलन ने नेपाल को अंधेरे में धकेल दिया। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को अचानक ऐलान किया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुरंत बंद किए जा रहे हैं। वजह बताई गई कि ये प्लेटफॉर्म सरकार के पास पंजीकृत नहीं है और इनसे फेक न्यूज, धोखाधड़ी और घृणा फैल रही है। सरकार का दावा था कि ये कदम कानून व्यवस्था बचाने के लिए है, लेकिन जैसे ही यह आदेश आया, नेपाल का युवा वर्ग, जिसे जेन जेड कहा जाता है, आदबुला हो उठा। ये वही पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। छात्रों और युवाओं ने इसे आवाज दबाने की कोशिश और सेंसरशिप बताया। उन्होंने कहा कि यह उनके अधिकारों पर हमला है। यही गुस्सा जल्द ही और गहराया, क्योंकि नेपाल के नौजवान पहले से ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद से परेशान थे। नेताओं के बच्चों को बड़े पद मिलते रहे, जबकि आम युवाओं को बेरोजगारी और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। नेपो किड्स का मुद्दा इस आंदोलन में आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। 8 सितंबर को राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में भारी प्रदर्शन शुरू हुए। भीड़ ने संसद भवन और सरकारी इमारतों को घेर लिया। नारे गूंजे, सरकार हटाओ, सोशल मीडिया चालू करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। सरकार ने पहले आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर की गोलियों से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़े तो असली गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। इस दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। प्रदर्शन राजधानी काठमांडू से निकलकर पूरे देश में फैल गया। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और कई मंत्रियों के घरों पर धावा बोला। आगजनी इतनी भयानक थी कि राजधानी के कई हिस्से धुएं से भर गए। हालात काबू से बाहर होते देख गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया। इसके बाद दबाव बढ़ा और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। संसद के भीतर 20 से ज्यादा सांसदों ने भी पद छोड़ दिए। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सेना के नियंत्रण में आ गया। सड़कों पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर गश्त करने लगे। माहौल किसी गृहयुद्ध जैसा हो गया। दबाव झेलती सरकार ने अगले ही दिन सोशल मीडिया बैन हटा दिया, लेकिन तब तक देश भर में गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि यह राहत नाकाफी साबित हुई। इस पूरे दौरान आम जनता की हालत भी बदहाल हो गई। इंटरनेट बंद होने से व्यापार और शिक्षा पर गहरा असर पड़ा। अस्पतालों और जरूरी सेवाओं तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही। लोगों को लगा कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिंदगी से खेल रही है। नेपाल का यह संकट सिर्फ सोशल मीडिया बंद होने से शुरू हुआ था, लेकिन असली वजहें बहुत गहरी थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परिवारवाद और जनता का टूटा भरोसा। यही वजह है कि छोटे से फैसले ने पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। आज नेपाल खड़ा है एक दोराहे पर। या तो यह आंदोलन बदलाव की बुनियाद बनेगा, या फिर अराजकता का वो दरवाजा खोलेगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। सवाल अब सिर्फ नेपालियों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है। क्या हिमालय की गोद में शांति फिर लौट पाएगी? नेपाल में सोशल मीडिया बैन से भड़का तूफान अब सरकार गिरा चुका है। यह सिर्फ नेपाल की लड़ाई नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने वाला सबक है कि जब जनता उठती है तो सबसे मजबूत कुर्सियां भी हिल जाती हैं। दोस्तों, अगर यह अपडेट आपको जरूरी लगा तो ग्लोबल आवाज को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती हैं आपको दुनिया की सबसे